होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आप बताओ कि सबका साथ, ये सबका विनाश के पद पे ही ले जाने का काम किए। इन्होंने वादा किया हम महंगाई दूर करेंगे, हर साल युवाओं को हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बड़ बुजुर्गों को सम्मान देंगे, हम हिस्सेदारी व्यापार में देंगे, सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे। जो स्लीपर चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है उसको हवाई जहाज में लेके जाएंगे। क्या हुआ? रेलगाड़ी तक बेच दिया गया। जो 5 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस होता था। तो मैं उसी तर्क पे आपको बताना चाहता हूँ कि सड़कों पे चिल्लाने से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जो बी टीम सी टीम कहने वाले हैं उनको कहीं न कहीं जलन हो रही है, उनकी कुर्सी खिसक रही है, उनकी बेईमानी का जो फार्मूला था हम लोग समझ गए। तो अब हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब चाहे बी टीम हो चाहे सी टीम हो, लोकसभा और विधानसभा की अदालत में हमारा विधायक, हमारा सांसद जाकर के अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा। और या तो हम आदित्यनाथ का उन्होंने कहा कि ये जो दवाई है अपनी बनाम दी, इसका क्या जवाब है? हाँ, आप बताइए कि आप एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस कुर्सी पर बैठ करके हमारे प्रदेश के अब 80 बनाम 20 कर रहे हैं। ये बांटने की बात नहीं है, ये समाज को तोड़ने की बात नहीं है। अगर ओवैसी साहब अपने हक हकूक और अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो वो गलत है। लेकिन जब हमारा मुख्यमंत्री बैठ करके और खुले मंच से कहते हैं कि मैं ठोक दूंगा, मैं बुलडोजर चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप माफियाओं के ऊपर बुलडोजर आप चढ़ा रहे अपराधी छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग। बच्चे 9 साल के रो रहे थे, उसके बाप को पुलिस वाले पीट रहे थे, उस पर पुलिस वालों को कहे थे, ना कि जो है हमारे हिंदू भाइयों को कहे थे। दिया सिर्फ जो है नमस्कार, सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। उत्तर प्रदेश की चुनाव में लगभग 4 दिन बाकी है और तमाम सियासी पार्टियां जो है अपने 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 तवे को गर्म कर चुकी है और अपनी रोटी सेकने पे उतारू हो चुकी है। और पता चलेगा कि आगामी जो 10 मार्च का चुनाव होगा उस पे उस रिजल्ट में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और मैं पहुंच चुका हूं जफराबाद, जौनपुर जिले की सबसे ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र जफराबाद में। और जफराबाद पे मैंने लगभग 2 जगह सर्वे किया और लगभग मैं जफराबाद की इस विधानसभा सीट पे आपको कवरेज दे रहा हूं। और तमाम ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो दावा करती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भला होगा। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें जिताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमें जिताइए। और एक पार्टी और आई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उनका एक गठबंधन, उनका एक मोर्चा बना है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और इसी बात को मैं आगे इस चुनाव में क्या क्या होगा और इस बात पे हम बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। जन अधिकार पार्टी से ब्रजेश राजभर, जो जफराबाद के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, और जन अधिकार पार्टी से एक हमारे साथ जफराबाद के भावी प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे सवालात करते हैं। तो सर हमारे सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में आ चुकी है और ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है वो कितने हद तक चलेगा और कब इसकी उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, पहले तो मैं आपके चैनल से सभी लाइव देख रहे लोगों को, सम्मानित साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। सलाम अलैकुम, आदाब, जय भीम जय मीम। साथियों, मैं ब्रजेश राजभर, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में हमको यहाँ से जफराबाद 371 विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ और जन अधिकार पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष के भी पद पे मैं रहा हूँ। आज आपका सवाल है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का क्या रोल होगा, क्या मोटो है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेताजी असदुद्दीन ओवैसी साहब, माननीय कुशवाहा जी, इनका कहना है कि अब जो भी पार्टियां हमको हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि 75 साल बीत गए आज़ादी के और हमारे समाज के कुछ दल के कुछ खास लोगों ने ये ठेकेदारी लिया था कि आप घर में निश्चिंत बैठो
हमको वोट दे दो, मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल ये लोग राज किए और हमारा वोट लिए, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज का, और हम लोग कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हुए। और ठगी होने के बावजूद जब हिस्सेदारी की बात हमारे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओवैसी साहब जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उनके ऊपर ये तानाशाही लोग गोलियां बरसाते हैं। तीसरी बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्या कोई अपने हक हुकूक की बात करे तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो हम लोग ये मरते दम तक हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक क्वेश्चन और मुझे कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सबका साथ सबका विकास अगर होता तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि आप बताओ कि सबका साथ ये सबका विनाश के पग पे ही ले जाने का काम किए। इन्होंने वादा किया हम महंगाई दूर करेंगे, हर साल युवाओं को हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बड़ बुजुर्गों को सम्मान देंगे, हम हिस्सेदारी व्यापार में देंगे, सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे। जो स्लीपर चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है उसको हवाई जहाज में लेके जाएंगे। क्या हुआ? ये रेलगाड़ी तक बेच दिया गया। जो 5 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस होता था आज 50 से 100 रुपया प्लेटफॉर्म फीस हो गया। कौन सा गरीब आदमी उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा? एक सवाल और कि इस बार अगर आप जफराबाद से प्रत्याशी एक विधायक के रूप में प्रत्याशी बन के आते हैं तो जफराबाद के लिए क्या क्या काम होगा? जफराबाद के लिए देखिए विकास से कोसों दूर है हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, ठगी का शिकार हुआ है। और जब तक जफराबाद में जो गरीब तबके किसान का बेटा जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दुख दर्द को नहीं समझेगा, हमारा ये मोटो है कि हम हर गरीब हर उस अंतिम व्यक्ति तक जा करके उनके सुख दुख में खड़ा होकर के जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको हम ला करके उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। और विकास रोजगार में जितना भी हो सकता है, सड़कों से रोजगार नहीं होता है, यहाँ निवालों की बात है, खाने की बात है, रोजगार की बात है, व्यापार की बात है, इसको तो सारा सरकार ने खत्म कर दिया। हम उस पर बात करेंगे, उस पर मंथन करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत फार्मूले के तहत हम लोग सुनिश्चित करेंगे हिस्सेदारी। मैंने जफराबाद की आवाम से बात किया, वहां से पता चला कि यहाँ पे जो ये फाटक की समस्याएं हैं, जाते जाते वहाँ पे फाटक पे जाते जाते लोगों की मौत हो जाती है और ट्रेन ओवर ब्रिज तक का काम नहीं हो। कि आप अगर आप भावी प्रत्याशी बन के आते तो इसका काम करवाते हैं? बिल्कुल पहला काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी वहां जाके सुना है, लोगों की आवाज है, हर गरीब वहाँ किसान, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के रोड पे चलने वाले लोगों ने कहा कि इस फाटक पे एम्बुलेंस में अगर किसी की डिलीवरी होने जानी है तो फाटक इतने देर तक बंद रहता है कि खड़ी गाड़ी में डिलीवरी हो गई है साहब, कई लोगों की मरीजों की मृत्यु हो गई है। इस पे सरकार क्यों नहीं नजर डालती है? जहां आज यहाँ ओवरब्रिज की जरूरत है वहां नहीं दे रहे हैं। अनायास पूरे बनारस में, पूरे जौनपुर में, आप शहरी क्षेत्र में आप अनायास का ओवरब्रिज बना करके घुमा रहे हैं। जहां जरूरत है वहां कुछ नहीं विकास हो रहा है। एक क्वेश्चन और कि ये बताइए कि मान लेते हैं आपका बाबू सिंह कुशवाहा, वामन मेश्राम और ओवैसी जी का गठबंधन है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुस्लिम वोट आ जाएगा, लेकिन बाकी जो जातियों का वोट बैंक है वो कैसे आप लोग लेंगे? देखिए यही तो है जो हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो नीति सिद्धांत है, इस नीति सिद्धांत को मैं बता रहा हूं कि जितने ठगी के शिकार हुए हैं, जो हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज है, मैं उन गरीब तक जा रहा हूं और जिसको मैं बता रहा हूं कि नहीं इस नीति के आधार पे हमारी सरकार बनेगी, आपका विधायक बनेगा, तो ये हमारे जो रहनुमा हैं उनको ताकत मिलेगी। वो विधानसभा और लोकसभा में जाकर के हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। हमको ऐसा नेता और ऐसा नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व आज तक हमको नहीं मिला है। वो आवाम हमारे साथ, राजभर समाज, मौर्य समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, वो सब चलने के लिए आपके साथ तैयार है और जहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं आवाम हमारे साथ है। बाकी पार्टियां जो कहती हैं कि ओवैसी जी जो है वो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए ये जो कहता है उनको कहीं ना कहीं जलन और तकलीफ हो रही है कि इतने दिन तो हम बहला फुसला करके इस मुस्लिम समाज से हम दरी
चाट कुर्सी बिछवाते रहे, उनसे झंडा ढोवाते रहे, उनसे रैलियां कराते रहे, उनके भीड़ को फोटो प्रोग्रामिंग करके हर दल में दिखा करके हम बेचने का काम करते रहे, तो आज साहब उनको तो जलन होगा, तो वो जलन में कुछ ना कुछ तो अलग ओपिनियन देंगे। हम कह रहे हैं ओवैसी साहब आ जाए हैं, ठीक है, तो जो दल के लोगों को जलन हो रहा है, इसके पहले भी तो बहुत गठबंधन हुआ। मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, इसके पहले उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, उस समय तो ओवैसी साहब नहीं थे, क्यों नहीं जीत लिए आप भाई? उस समय जब आपने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, उस समय ओवैसी साहब तो नहीं थे, तब तो भाजपा की सरकार बना ली, तो बी टीम कौन था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुलायम मुखिया जी हैं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी, जब उनके घरों में शादी विवाह या कोई प्रयोजन होता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी साहब, योगी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी जाकर के वहाँ मिठाई और वहाँ रसगुल्ले खाते हैं, उनके साथ बैठ करके एक थाली में बैठते हैं। ये समाजवादी और भाजपा के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे अब होशियार होना पड़ेगा। इस पे जवाब दें, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक थाली के चट्टे पट्टे हैं? भाई आप उनके सुख दुख में आप खड़े हो रहे हो, हमारे सुख दुख में आप आ रहे हो, तो हमारा तो एक ही विचार हुआ ना। और जनता और आवाम को भड़का दिए कि नहीं भाजपा शेर है, भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है, ठीक है, कांग्रेस और ये लोग आपके विरोधी हैं, आप मेरे साथ आओ। जब हम आपके साथ बैठे तो हिस्सेदारी नहीं दिए। अगर 100 पुलिस, लेखपाल, डीएम, एसडीएम की भर्ती निकली तो 90 तो अपने समाज के लोगों को भर लिया। हिस्सेदारी तो 20 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दिए? तो हम क्या माने, हम इंतजार करें बी टीम सी टीम का कि हम अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे, और जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर हम लोग लड़ेंगे। और हो सकता है कि अगर सरकार हमारी न बने, लेकिन हमारा विधानसभा और लोकसभा में कम से कम हमारा 25-50 विधायक जाकर के जहां से कानून बनती और बिगड़ती है, जहां हिस्सेदारी तय होती है, वहां जाकर के हमारा विधायक और सांसद अपनी आवाज को बुलंद करेगा। और नहीं तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि जब 3 काले कानून आए, ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हमारे किसानों ने कहा, पूरे देश ने कहा कि ये तुम्हारा काला कानून है, इसको वापस कर लो, ये देश हित में नहीं है। तो यही भाजपा की सरकार में बैठे तानाशाही लोगों ने कहा कि नहीं, ये कानून बहुत सही है, आपके हित में है। इसको बनाने के लिए राष्ट्रीय मीडिया को खरीद लिया गया, उनकी एडवर्टाइजिंग किया गया, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पे यही बेईमानों ने उसको दिखाया कि ये देश के हित में है। लेकिन उसमें 750 किसानों की शहादत हो गई, वो सड़क पे मर गए, उनके लिए कीलें बनाई गई, उनके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। 750 किसानों के मौत का जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग हैं, लेकिन उसके जिम्मेदारी नहीं लिए। आज मिशन 2022 जब चुनाव आ गया तो ये बेईमान उस कानून को वापस कर लिए, और कहीं से किसी को जरा सा उसकी भनक भी नहीं लगी। अब बता रहे हैं कि नहीं, ये कानून गलत था, लेकिन वो 750 किसानों की शहादत, तो मैं उसी तर्ज पे आपको बताना चाहता हूं कि सड़कों पे चिल्लाने से हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जो बी टीम सी टीम कहने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं जलन हो रही है, उनकी कुर्सी खिसक रही है, उनकी बेईमानी का जो फार्मूला था हम लोग समझ गए। तो अब हमको हिस्सेदारी चाहिए, अब चाहे बी टीम हो चाहे सी टीम हो। लोकसभा और विधानसभा की अदालत में हमारा विधायक, हमारा सांसद जाकर के अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा, और या तो हम इस फार्मूले के तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को एकत्रित करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बना करके तब दम लेंगे। बाकी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो ओवैसी साहब हैं ये मुसलमानों को बलगराने का काम कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? भाई जितनी बातें हुई हैं, और जो ओवैसी साहब कहे, आज तो Z+ सुरक्षा किसको नहीं चाहिए? सब लोग अपने ऊपर गोलियां चलवा लेते हैं, कहीं कहीं बहुत नेता आए, और आपने देखा होगा इतिहास में। लेकिन आज सरकार जब Z+ सुरक्षा दे रही है, ओवैसी साहब कहे कि हमारे आवाम को सुरक्षा दो, हमको खुद ब खुद सुरक्षा मिल जाएगी। आप अपने जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कम से कम अपने देश हित में उनको समझाओ, उनको रखो। लेकिन आप हमको Z+ सुरक्षा दे करके क्या करेंगे? तो ऐसा नेता, मैं तो कहता हूं गर्व से कि जितना पढ़ा लिखा नेता पूरे भारत में, मैं
भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारत में जितनी पार्टियां हैं, मैं कहता हूं कि उतना पढ़ा लिखा वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब से उतना पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और संवैधानिक बात करने वाला कोई नेता नहीं है। क्वेश्चन और मेरा, जी। इससे पहले जो ओम प्रकाश राजभर से बात चल रही थी ओवैसी जी, तो वहाँ उनकी बात नहीं बनी, फिर इस मोर्चे में आ गए, तो क्या आप कह सकते हैं कि यह मोर्चा कामयाब होगा? वहाँ से फेल होने के बाद फिर यहाँ पे बहुत सही क्वेश्चन, वहाँ फेल नहीं हुआ। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया था, उसके मुखिया थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। हम कहे कि 10 लोगों का गठबंधन हो गया, बात हो गई कि नहीं हिस्सेदारी सरकार बनने पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। जब ओम प्रकाश राजभर जी के मन में काला नहीं होता, उनके अंदर मतभेद नहीं होता, वो चालाकी क्यों किए कि 10 लोगों से जब गठबंधन हुआ है, तो जब अखिलेश जी से आप गठबंधन पे बात करने गए कि हिस्सेदारी क्या होगी, तो आप जाकर के अकेले में अपने 2 बेटों को लेकर के बैठ करके गठबंधन सुनिश्चित कर लिया, और वहां चैनल के माध्यम से आपने कहा कि हम बिना शर्त समर्थन करते हैं, हमको एक भी टिकट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे आपके साथ, हमको भाजपा को हराना है। ऐसे ठग बेईमानों की पोल खुल गई। मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर जैसा ठग बेईमान इतने किसी समाज में नहीं है। अगर उसको गठबंधन का फार्मूला मालूम होता तो अपने 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बैठते, अखिलेश जी से कहते कि 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, जो सीट पे तय हुआ समझौता करके हम लोग हिस्सेदारी तय करके चुनाव लड़ते और सरकार बनाते। लेकिन वो बेईमान, वो चाहता था कि हम टिकट नहीं बेच पाएंगे, हमको पैसा नहीं मिल पाएगा, जैसे इसके पहले इनका गठबंधन भाजपा में हुआ था। जब भाजपा में पैसा और मलाई काट लिए तो निकल भागे, और जब आए तो देखे कि नहीं अब समाजवादी में, तो वो तो समाजवादी में जब भाजपा में थे गठबंधन में, तो यही उनका एक चैनल पे चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अपने बहन बेटी बच्चों और अपने बाप से घात करेगा वो समाजवादी को वोट देगा। तो आपने तो घात करके गठबंधन कर लिया। इस बार जफराबाद का मुद्दा क्या रहेगा? जफराबाद का मुद्दा विकास है, रोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा है, किसानों के खाद बीज की तय मूल्य किया जाए, उसको सुनिश्चित बात किया जाए। जो अभी हम लोग हाईवे पुल की बात कर रहे हैं, ओवर ब्रिज पुल चाहिए हमको जफराबाद में, और तमाम बहुत सी ऐसी समस्या हैं, जो पानी है, बिजली है, सड़क है, और किसानों का, हमारे बेरोजगार युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोरोना काल में धंधा व्यापार बंद हो गया, हमको धंधा व्यापार रोजगार का सुनिश्चित किया जाए। स्कूलें बंद हैं, आज दारू का ठेका खुला हुआ है, उस पर कोई कोरोना गाइडलाइन नहीं है, लेकिन विद्यालय क्यों बंद है? विद्यालय पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? आज हमारे अमित शाह, मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी अपना रोड शो कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना गाइडलाइन नहीं है? 4000 10,000 लोगों को लेकर के गांव गांव आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो कोरोना गाइडलाइन के तहत मैं अपील करना चाहता हूं कि स्कूल और विद्यालय को खोलिए, कम से कम गरीब दबा कुचला किसान कबीरा पढ़ लिख करके अपने हक हकूक को जाने। ये लोग उनकी आवाज को दबाने के लिए स्कूलों को बंद कर रखा है और दारू के ठेके पट्टे को खोल रखा है। इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की कितनी सीटें निकलेंगी आप बताइए? इस बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की हम लोग 403 पे पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग कम से कम 200 से 250 सीट जीतने के कवायद में हैं। और जो भी पार्टी हमारी भागीदारी के फार्मूले के तहत आएगी, हम उसके साथ जाकर के सरकार बनाएंगे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जो हिस्सेदारी देने की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, और नहीं तो हम विपक्ष में बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे साथियों जी। और ये बताइए कि किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 250 सीटें निकलेंगी? अरे क्यों नहीं निकलेंगी? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप समीकरण बैठा लो कि वोट किसका है और राज कौन कर रहा है। बहुत सा गठबंधन बना, एक ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन बना। बेईमानों की बात कर दिए आप। ये ठग बेईमानों का गठबंधन नहीं है, ये 3 महाशेरों का गठबंधन है, जो समाज के, आवाम के, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लिए वो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। तो ये शेरों का गठबंधन है, ये जोकरों का और गीदड़ों का गठबंधन नहीं है साहब। हालांकि एक बयान आया था ओवैसी जी का कि वो कहीं ना कहीं भाईचारे को दबाने की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है। अच्छी पार्टियां कह रही हैं कि एक बयान आया कि योगी जी चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों से, तुम्हें बचाने कौन है। कहीं ना कहीं ये भाईचारे को दबाने की कोशिश नहीं है, ऐसी विपक्षी पार्टियां इल्जाम लगा रही है। नहीं, देखिए विपक्षी पार्टियां तो हमेशा इल्जाम लगाती रही हैं, 75 साल में बीत गया
अब हम कब तक इस अपनी आवाम की अपनी आवाज को, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पे हम कह रहे हैं मैं अपनी सरकार बना रहा हूँ। और वैसी जी का ये जो बयान आएगा, तो इस पे जो बयान आया था उस पर आप क्या जवाब देना चाहिए? ये बयान पूरा आप सुनिए, बीच का एक क्लिप निकाल के नहीं। वो पुलिस वाले जो अत्याचार किए थे लखनऊ कानपुर में, एक बच्ची 9 साल की रो रही थी, उसके बाप को पुलिस वाले पीट रहे थे, उस पर पुलिस वालों को कहे थे, ना कि जो है हमारे हिंदू भाइयों को कहे थे। दिया सिर्फ जो है भड़काने का काम कर रही है। वो हिंदू भाइयों को नहीं कहे थे कि योगी जी नहीं रहेंगे। अरे भाई, जो आया है सत्ता पे, आज सत्ता पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे। तो आप जो अत्याचार एक विशेष वर्ग को कर रहे हैं उस पे वो कहे थे, ना कि वो किसी हिंदू भाई को कहे थे। ये आप लोग का जहन में घुस गई है, इसको निकाल दीजिए। बिल्कुल। एक हालांकि एक बयान आया था योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है 80 बनाम 20 की है, तो इस पे आप क्या जवाब देंगे? हाँ, आप बताइए कि अब एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस कुर्सी पे बैठ करके हमारे प्रदेश के अब 80 बनाम 20 कर रहे हैं। ये बांटने की बात नहीं है, ये समाज को तोड़ने की बात नहीं है। अगर ओवैसी साहब अपने हक हुकूक और अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं तो वो गलत है, लेकिन जब हमारा मुख्यमंत्री बैठ करके और खुले मंच से कहते हैं कि मैं ठोक दूंगा, मैं बुलडोजर चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आप माफियाओं के ऊपर बुलडोजर आप चढ़ा रहे, अपराधी छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग गए, तो गोली चलाने वाला आपके साथ बैठ करके जो फोटो खिंचाया वो कौन है? इसका मतलब कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि जो हिस्सेदारी की बात करेगा, जो अपने हक हुकूक की बात करेगा, जो अपने आवाम के हिस्सेदारी की बात करेगा, उसके ऊपर आप बुलडोजर चढ़ाएंगे, गोली चलवाएंगे, और जो आपके साथ बैठा है कंधे से कंधा मिला करके वो कुछ भी करे तो आप करो, तो रासलीला हम करे तो करेक्टर ढीला। ये नहीं हो सकता है साहब। एक बयान और आया था योगी आदित्यनाथ का, जो ओवैसी जी हैं वो समाजवादी पार्टी की बी टीम बन के देश की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे, तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहिए? ये सब देखिए, मैं सभी इन बयानों का खंडन करता हूँ। ये सब गलत बात है, और ये लोग कहीं हिस्सेदारी सुनिश्चित न हो हमको भटकाने के लिए ये सोशल मीडिया पे बाइट को काट करके एडिटिंग करके ये लोग समाज में एक ऐसा वीडियो डालेंगे आप लोगों को, आवाम को डिस्टर्ब करने के लिए। आप सही मुद्दे पे बात करिए और सही मुद्दे का ओपिनियन लीजिए, अन्यथा ये सब ये नागवार जो वीडियो चल रहा है, ये दंगा भड़का, ये खुद दंगा भड़का रहे हैं। सीधी सी बात है जी। मोदी योगी जी ने कहा कि हमने सबको आवाज दिया, हमने सबको राशन पानी दी, मैंने किसी का चेहरा देख के नहीं दिया। मैं तो यही कहता हूं कि योगी जी, मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनका जो जिम्मेदार ठेकेदार, उनका जो समर्थक नेता है, आए ब्रजेश राजभर, जिस गांव को वो गोद लिए हैं मोदी और योगी जी, मैं उस गांव में लेके चलता हूं, चल के वहां की आवास की व्यवस्था, वहां की शौचालय की व्यवस्था देख लो, और कोई ऐसा गाँव बता दो कि जहां प्रधान 20,000 रुपया कमीशन लिए बिना, 50,000 कमीशन लिए बिना वो आवास दिया हो। 12,000 के शौचालय में 6,000 में प्रधानों ने शौचालय खड़ा कर दिया और शौचालय गिर गया है। जितना भी पूरे देश में शौचालय बना है, पूरे देश के शौचालय में मैं कहता हूं कि 90% शौचालय काम नहीं कर रहा है, शौचालय खराब हो गया। इस पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कौन सा विकास किए हैं? एक एक्सप्रेसवे और हाईवे आपने एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, आप क्या क्या बेच रहे हैं? हिस्सेदारी कहां से देंगे? अगर सरकार घाटे में जा रही है तो हमारे देश के उद्योगपति इसको खरीद क्यों रहे हैं? वो सरकार से बड़े हैं? मैं पूछ रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे देश का जो व्यापारी अदानी और अंबानी है, वो देश की सरकार से, हमारे देश भारत के सरकार से बड़ा है? वो सरकार को बचाएंगे? तो अगर वो घाटे में जा रही है तो अगर वो नुकसान है तो घाटे का सौदा क्यों कर रहा है अंबानी और अदानी? तो इसमें बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा फार्मूला है साहब। आप समझिए इस बात को। आप लोग वहीं पर उनसे ये सवाल करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे मरते दम तक। ओवैसी साहब
और माननीय कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और हम लोग हर हालत में जफराबाद विधानसभा जीत करके उनके ताकत को मजबूत करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में यहाँ से विधायक और सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे। तब जाकर के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी और इन बेईमानों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तमाम एडवर्टाइजिंग चलाएंगे, अभी एडिट करके फोटो, उनको वो गाली दिया, उनको वो गाली दिया, उनको वो माँ बहन की किया, उसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हमारा जो साथ देगा, जो गरीब आवाम के साथ जाकर के हम अपनी विचारधारा को कह रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जब 60 साल 70 साल बीत गया कि अभी तक हमको कुछ नहीं मिला हिस्सेदारी के नाम पे, क्या हम इस देश के रईस नहीं हैं? इस देश की ज़मीन में हमारा हिस्सा नहीं है? अगर मुसलमान क्या इस देश के लिए लड़ा नहीं है, उनका खून पसीना नहीं बहा है? क्या हम लोग यहाँ झंडा ढोने के लिए बने हैं, खाली वोट देने के लिए बने हैं? यूज फार थ्रो की राजनीति को बंद करके हिस्सेदारी जो सुनिश्चित करेगा, हम उसके साथ जाने का काम करेंगे साथी। क्या आपको विजय जी ये नहीं लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिवाद पे है? बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकारें जातिगत अपना फायदा पहुंचा रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर पिछली सरकार समाजवादी की 20 सालों तक सरकार रही, बाप बेटे की, हम लोगों ने पूरे आवाम ने उनको वोट दिया, लेकिन जाति देख करके, सर्टिफिकेट देख करके उनकी भर्तियां हुई। भाई वोट तो हमने भी दिया। अगर हम भी यादव होते तो आज हम भी पुलिस में होते, हम भी इंजीनियर डीएम कलेक्टर बन गए होते। यही अखिलेश यादव की सरकार में 56 पीसीएस की भर्ती हुई थी। 56 पीसीएस में 52 खाली यादव समाज का 52 पीसीएस हुआ था। आप देख लीजिए ऑनलाइन चेक करके, क्या 52 यादव समाज के ही पूरे उत्तर प्रदेश में खाली यादव ही पढ़ा लिखा है? हमारे क्या मुसलमान समाज में कोई नहीं पढ़ा लिखा है? मौर्य, राजभर, पटेल, लोहार, कुहार, प्रजापति में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? तो ये जाति देख करके जब सरकारें चलाई जा रही हैं, आज बिना परीक्षा दिए आईएएस की भर्ती हो गई। वो तो बीजेपी कह रही जो जिसके योग्य होगा उसी के हिसाब से उसको नौकरी और दी जाएगी, आरक्षण दी जाएगा, जो जिसके योग्य होगा। जी ये कह रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को योग्यता खाली अपने समाज में लग रहा है, अपने दल में लग रहा है कि जो हमारे दल के नेता हैं वही योग्य है। तो इस पे तो हम अपने समाज को जगाएंगे कि भाई देखिए हम उनके योग्य नहीं है, वो हमको नौकरी और हिस्सेदारी नहीं देने के लिए तैयार है। तो आइए हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं और हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारा साथ दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, हम आपको हिस्सेदारी देंगे। भाई कब तक इंतजार करेंगे? अभी आपको भरोसा है क्या कि ये लोग हम घर बैठेंगे वोट दे करके हमको हिस्सा मिल जाएगा? अगर आपको भरोसा है तो आप इंतजार करिए। हम लोगों को भरोसा नहीं है, माननीय कुशवाहा जी को भरोसा नहीं है, माननीय ओवैसी साहब को नहीं है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के नाम पे हम लोगों को लूटा ठगा गया। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई स्वयं लड़ने का काम करेंगे और इस आवाम को बताने का काम करेंगे। जो हिस्सा सुनिश्चित करेगा उसके साथ जाएंगे, और नहीं तो हम खुद सरकार बना करके हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। इस बार अगर आप क्या योजनाएं जनता के लिए होंगी? हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने तय किया है, हमारे नेताओं ने तय किया है कि हम पहले जातिवार जनगणना करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकारी ही नहीं, हम व्यापार सेक्टर से लेकर के ठीका पट्टा जितने भी सेक्टर का होता है, सारे सेक्टरों में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हर जगह हम हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। जातिवार गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस फार्मूले के तहत हम देश का, प्रदेश का विकास चाहते हैं साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहुत बात बहुत करने। धन्यवाद। मैंने यहाँ के भावी विधायक प्रत्याशी, मैंने इनसे बात की और इन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा। और मैं जाते ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि भारत एक सेकुलर देश है, ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है। भारत एक गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। और मैं जाते जाते 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार चुनिएगा ठीक चुनिएगा और आगामी 10 मार्च को एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे आप उत्तर प्रदेश के सीएम को बैठाइएगा। और मैं जाते जाते मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदोसिता हमारा। और मैं इसी बात को रखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जौनपुर से कैमरामैन शहनवाज अंसारी के साथ मोहम्मद जैद, GN न्यूज़।